तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन के गति के नियम में से प्रथम नियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो थोड़ी हिस्ट्री पे भी जाएंगे, समझेंगे कि भी है क्या एक्चुअल में ये। और आप देखना मतलब बेसिक से शुरू करके जेई के प्रॉब्लम्स तक ले जाएंगे आपको। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है कि प्रत्येक पिंड पिंड जब आगे आप यूज़ करेंगे इसको बॉडी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति। अब ये सारे पॉइंट्स भी समझ सकते हैं। विरामावस्था मतलब अगर जहाँ से आप ऑब्जर्वर हो तो आपको वो क्या दिखना चाहिए, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो दिखनी चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, यस विरामावस्था है। तो जो हमने वेलोसिटी वर्ड कहा उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेग। अगर वेग शून्य है तो हम लोग क्या कहेंगे, विरामावस्था। अथवा सरल रेखा में, सरल रेखा कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई पिंड है, अगर ये कांस्टेंट वेग मतलब नियत वेग से चल रहा है, अगर ये v कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं एक समान गति। जिसको क्या कहेंगे, एक समान गति। एक समान गति जिसको आप अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन। अब इंग्लिश टर्म्स का ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, धीमे धीमे आपको समझ आ जाएगा। आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बट अभी ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए हिंदी में समझे। ठीक है, तो नियत वेग से की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल, बाह्य बल यहाँ पे कहने का मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें। बाह्य बल मतलब एक फोर्स की बात कर रहे हैं जो बाहर से अप्लाई होगा। ठीक है, बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। ठीक है, मतलब जब तक आप इस पर फोर्स ना लगा दो ताकि ये अन्यथा, अन्यथा मतलब इससे अलग, या तो रेस्ट पे है वो या एक समान गति कर रहा है। इससे अलग क्या होगा, एक समान गति चेंज होनी चाहिए, या रेस्ट पे है तो वो मूवमेंट उसमें शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने का मतलब यहाँ पे हो गया इसके गति से रिलेटेड कोई चीज़, कि भाई इसका वेग बढ़ जाए, वेग कम हो जाए, रुक जाए, या जो रेस्ट पे है वो चलना शुरू कर दे, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक कि आप ये बल नहीं लगाओगे, जब तक ये बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है ये, जिसको ज़रूरत का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो कहोगे ज़रूरत तो हमें पता नहीं, नाइन्थ में भी पढ़ते हैं, उसके पहले भी पढ़ा होगा। तो पहले जब सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम लोग ज़रूरत की बात करें तो ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में अगर ज़रूरत को आप देखोगे तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना चाहिए तो परिवर्तन के प्रति, ठीक है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। ठीक है, इसको ज़रूरत कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इनेशिया कहेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सत्ता परिवर्तन करना है। ठीक है, परिवर्तन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, नहीं पावरफुल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन का मतलब है यहाँ पे इस मोशन के हिसाब से कि एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, तो उसके एक समान गति को बढ़ाना है या कम करना है। रेस्ट पे है तो इसको मूव कराना है, तो इसको कहेंगे यहाँ पे परिवर्तन। पोजीशन के परिवर्तन की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कोई एक समान गति से चल रहा है तो इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं है, बेशक इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो परिवर्तन जो शब्द है इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, उसके गति से रिलेटेड चीज़ों में कि एक समान है तो या तो एक समान से ये वेग बढ़ना शुरू हो जाए मतलब असमान हो जाए, या अगर ये रेस्ट पे है तो मूवमेंट में आ गया मतलब डेफिनेटली वहाँ फिर से वेग चेंज हुआ। ठीक है, तो परिवर्तन जैसे ही करना चाहोगे तो एक प्रतिरोध लगाता है वो पर्टिकुलर बॉडी या पिंड। ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो जो गुण है वही क्या कहलाता है, जड़त्व। अब इसको आप ऐसा समझेंगे, आगे हमने समझ आएगा कि जो द्रव्यमान है बेसिकली वही लीनियर मोशन के लिए, मतलब अगर हम लोग देखें कि एक रेखीय गति के लिए वही क्या कहता है, जड़त्व इनेशिया का रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ एक छोटा ब्लॉक रखा है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कुछ 10 kg है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक 100 kg का है, दो अलग अलग, अब मैं कहता हूँ आप इसको धक्का दो, यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको धक्का दो। ठीक है, तो अब धक्का जब देने की कोशिश करोगे, धक्का देने का कहने का मतलब इसको कुछ वेग प्रदान करने की बात कर रहे हैं कि भाई इसको भी तुम्हें वेग देना है, कुछ इसको भी कुछ वेग देना है, तो डेफिनेटली आपको बल लगाना पड़ेगा, आप ये एक्सपीरियंस करोगे। तो बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हमने इसके
परिवर्तन की बात की, जब विरामावस्था में था इसको चलाने की बात की, तो मैंने परिवर्तन की बात की ना। तो जब हमने परिवर्तन की बात की तो ये वस्तु, ये पिंड, ये पर्टिकुलर बॉडी आपको क्या करेगा, प्रतिरोध देगा, ठीक है। और वो जो प्रतिरोध है वो द्रव्यमान के साथ बढ़ता जाएगा। यहाँ भी प्रतिरोध मिल रहा है और यहाँ पे भी प्रतिरोध मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे यहाँ का जो प्रतिरोध है इस वाले प्रतिरोध से कम होगा। मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे, मास बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये जो प्रतिरोध है ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरत का नियम जो न्यूटन साहब का गति का प्रथम नियम के हिसाब से है, इसकी थोड़ी सी कहानी भी है। अगर हम देखेंगे तो गति की बात बहुत पहले से साइंटिस्ट और दार्शनिक कर रहे थे। अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु साहब ने कुछ कहा था कि भाई कोई भी पिंड, किसी भी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सही नहीं है स्टेटमेंट, बट उस समय उन्होंने सोचा, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है, अरस्तु साहब ने। तो ये भ्रामकता ही थी एक, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक समान गति से ये चलने के लिए किसी बल की ज़रूरत नहीं है। बल की ज़रूरत तब होती है जब कोई परिवर्तन की कोशिश करे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या आया, गैलीलियो साहब का। गैलीलियो साहब एक लेवल तक वो बहुत सही आए थे, है ना, कि भाई अगर यूनिफॉर्म गति से कोई चल रहा है तो उसके लिए किसी बल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे उन्होंने, तो ये बाद में मैं डिस्कस करूँगा कहानी के तौर पे। बट अभी जो काम की चीज़ है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आए। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय नियम पे। प्रथम नियम समझ आ गया, ये देखिएगा ये बिल्कुल आसान है। और अब जब आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम फिजिक्स की बात करेंगे ना, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मतलब आंकिक प्रश्न आपको जब सॉल्व करना है, तो प्रथम नियम जो है वो धीरे 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 गायब होता जाएगा, क्योंकि जो द्वितीय नियम है उसमें ही सब कुछ है। आप इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि जो द्वितीय नियम है वो क्या है, एक गणितीय सूत्र है, एक फॉर्मूला है प्रथम नियम का। लेकिन जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रथम गति नियम क्या होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रथम गति नियम क्या है आपके समझ आ गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड नियम पे, ठीक है। सेकंड लॉ में कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, संवेग हो गया, फिर उसके बाद आवेग पे चलेंगे, जिसको हम लोग, मैं अंग्रेजी में भी सिखाता जाऊंगा। और बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, जिस चीज़ से आप डरते हैं न्यूमेरिकल, वो अप टू जेई लेवल, आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके सिखा करके दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझने की कोशिश करिए, समझते रहिए इसको। अब हम लोग न्यूटन का गति का द्वितीय नियम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें और समझने की ज़रूरत है, जो 9th क्लास में हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको वापस लाने की ज़रूरत है। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन, तो सबसे पहले जो एक चीज़ आया संवेग। तो संवेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक सदिश राशि है, ठीक है। उसको p से लिख सकते हैं आप, और ये क्या होता है, m इंटू वी। तो ये दोनों ही सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है, तो इसको हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का जो चैप्टर अपलोड होगा उसमें डिटेल पढ़ रहे होंगे। बट ये संवेग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। संवेग को कैसा लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू एम वी। अंग्रेजी में इसको मोमेंटम लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम कौन सा, लीनियर, ठीक है, क्योंकि आगे एंगुलर भी आएगा, कोणीय भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन जब भी लिखना हो ना, तो ये अब धीमे धीमे सीखते चले जाओगे, तो इसको हम लोग डेल पी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल। अब मान लो कोई पिंड है, ठीक है, तो जिसमें आपने बल लगाया, तो अगर बल लगाया, बल सपोज F है, ठीक है, तो बल लगाओगे तो संवेग में परिवर्तन होगा। अब जैसे तुमने पहला पॉइंट पढ़ा, प्रथम नियम पढ़ा, वहाँ पे क्या था, किसी भी परिवर्तन के लिए बल की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर बल नहीं लगाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे कह दिया यस बल लग रहा है, ठीक है। तो जब बल लग रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन आएगा तो डेफिनेटली संवेग में परिवर्तन आएगा। तो ये जो संवेग में परिवर्तन है वो एफ पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भी दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ चेंज की बात करें, परिवर्तन के दर की बात करें, तो परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब परिवर्तन को समय से भाग दे देंगे, और समय से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, परिवर्तन की दर हो गई। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो रेट ऑफ चेंज मतलब दर, संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर ये है, और ये क्या होता है, बल के समानुपाती, है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते, यहाँ तक समझ आता है, लिख सकते हैं ना। तो देखो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है, जिधर बल लगेगा उधर ही चेंज इन मोमेंटम भी मिलेगा, लिख सकते। तो हमारे पास ये आ गया,
लिख सकते। तो ये वेक्टर है इसलिए आपको ऐसा दिखाना चाहिए, सदिश राशि है इसलिए ऐसा दिखाएंगे, लिख सकते हैं ना। अब आप यहाँ से क्या लिखोगे, गणित में ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक नियतांक पुट करना पड़ेगा हमें, जब इसको समीकरण में लेके आएंगे बराबर के साथ लिखोगे, है ना। तो एक कांस्टेंट डाल दिया हमने, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये के क्या हो गया यहाँ पे, अगर के की बात करें तो ये किस स्थिरांक है, लिख सकते ना, आनुपातिक आनुपातिकता स्थिरांक, लिख सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो अब यहीं से थोड़ा सा गणित, अब वो भी मैं बताऊंगा आपको कि फिजिक्स में जो गणित यूज़ होता है कि अगर डेल टी को मैं बहुत छोटा ले लूँ, बहुत छोटा लेने का मतलब क्या होता है, ज़ीरो नहीं बट ज़ीरो के बहुत पास, उसको ऐसा लिखते हैं डेल टी टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। ये फिज़िक्स, जब मैं फिज़िक्स के लिए जो मैथ्स यूज़ करते हैं वो बताऊंगा तो उसमें ये आएगा, ठीक है। तो यही अगर यूज़ कर लें तो ये चीज़ कैसा दिखेगा आपको, एफ बराबर, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा के डी पी बटा डी टी, लिख सकते हैं ना। इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब पी के परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से लिखें, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो डी पी बाई डी टी को अगर सिर्फ सोचे, देखना, ठीक है। अगर इसको लिखोगे तो यहाँ देखो P को एम वी लिखा हुआ है, M यहाँ पे कांस्टेंट अगर हमने लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट, ये एक केस ले रहे हैं जब M कांस्टेंट है, M को वेरी कराएंगे, जैसे नहीं रॉकेट प्रोपल्सन जब रॉकेट भेजते हैं, ठीक है, तो उन सब में हम लोग मास को चेंज करा के देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते, ये लिख दोगे। अब इसमें ऐसा लिखा आपने, M को बाहर कर सकते, जो कांस्टेंट होता है वो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाता है, अवकलन से बाहर आता है, तो क्या बचेगा, डी वी बाई डी टी। अब ये आपको याद होगा, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं भी याद है तो देखो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसको एक्सेलरेशन लिख सकते। तो मतलब डी पी बाई डी टी कितना हो गया, एम इंटू ए। तो अब अगर इनको एक साथ मिला के देखें तो हमारे पास एफ के लिए क्या आ रहा है, एफ बराबर के एम इंटू ए आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना, एफ बराबर के इंटू एम ए आ गया, ठीक है। अब इसमें देखना कि क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना, ठीक है। मतलब द्वितीय नियम जो है उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एफ बराबर के इंटू एम ए। अब एफ को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है यूनिट मतलब इकाई के नाम पे। अब देखो एफ की इकाई पे डेफिनेटली के का फर्क पड़ेगा, और जब तक हमने एफ की इकाई को डिफाइन नहीं किया है, उसको परिभाषित नहीं किया हुआ है, तब तक हमारे पास ऑप्शन है के को लिखने का। तो सिंप्लिसिटी के लिए, आसान मतलब कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा दिखने के लिए, अच्छा इन द सेंस कि आसान कैलकुलेशन के हिसाब से के का मान 1 ले लिया गया और उसके बाद एफ की इकाई को डिफाइन किया गया। तो के का मान 1 चुन लिया गया, और जब 1 चुन लिया तब एफ कितना आ जाएगा, एम इंटू ए आ जाएगा। और अब जा करके एफ के इकाई को डिफाइन किया गया। तो देखो अगर एम को 1 kg रख दिया गया और ए को भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया गया, तो फोर्स भी 1 आ जाएगा। तो फोर्स भी क्या आएगा, 1। तब यहाँ से एफ के यूनिट को डिफाइन किया गया कि 1 kg के द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए जितने बल की आवश्यकता है वही 1 न्यूटन है। इसका नाम क्या दे दिया गया, न्यूटन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर के की वैल्यू 2 ले लेते तब क्या होता। यहाँ से अगर हम लोग देखते कि 1 kg द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए जितने बल की आवश्यकता है, तो उसमें गुना 2 करना पड़ता, गुना 3 करना पड़ता, के का अगर अलग अलग मान होता। हमने के का मान 1 ले लिया, तो ये डेफिनेशन आ गया न्यूटन का। तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, 1 kg द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए जितने बल की आवश्यकता है वही क्या है, 1 न्यूटन है, लिख सकते। तो यहाँ से आप 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं ना 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं।
यहाँ तक समझ आ गया। तो एक न्यूटन क्या होता है वो भी पता लग गया। फोर्स के लिए हम लोग F बराबर ma यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो जस्ट शुरू हुआ है, अब यहाँ से सारे पॉइंट्स जितने मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहीं से न्यूमेरिकल करना सीख जाएंगे, FVD, स्ट्रिंग, जो भी कर सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन, मतलब जो IIT PMT के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। आप समझने की कोशिश करते जाइएगा। और मेरे ख्याल से हिंदी के लिए ये पहला प्रयास है और बहुत शानदार प्रयास है ये, ठीक है। ये मैं बड़े दावे से, पूरी अथॉरिटी से कह सकता कि जब ये पूरा जितने भी लेक्चर्स है जब वो अपलोड होगा तो बहुत काम का दिखेगा। इनफैक्ट अभी जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, अब देखते जाएं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, F बराबर ma होता है, ठीक है। अब इसमें समझने की जरूरत, यहाँ तक हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। अब एक एक पॉइंट समझते जाएंगे जिसका बड़ा मजा आएगा, आपको समझ आता चला जाएगा तो फिजिक्स बहुत ईजी दिखेगा आपको, ठीक है। ये आया कहाँ से, मतलब जो बेसिक स्टेटमेंट था वो ये था कि F जो है संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती जैसा दिख रहा था, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए कि F बराबर ma तो लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कि कुछ सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, समझिएगा आप, तब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझ आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो दो पिंड रख दिया हमने, ठीक है, दो अलग अलग पिंड एक साथ रख दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते। अब इसमें देखिएगा कि भाई अगर मान लो ये दो अलग अलग पिंड है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसमें कह दिया मैंने कि भाई इसमें एक फोर्स लगा दो, एक बल लगा दो, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग द्रव्यमान है, ये m1 है और ये क्या है, m2 है। अब मान लो कह दिया हमने m1 बराबर 2 kg एंड m2 बराबर 4 kg, ठीक है। और जो बल लगाया हुआ है F जो लगाया यहाँ पे हमने 12 न्यूटन, ठीक है। ईमानदारी से इसको समझना और जो आंसर आ रहा है आप सोचिएगा इसको, ठीक है। अब ये फोर्स तो लगा दिया, अब कह रहे कि भाई दोनों का त्वरण बताओ, पहले का भी त्वरण बताओ और दूसरे का भी त्वरण बताओ, ठीक है। तो आप फटाफट सोचिए, ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको F बराबर है में लिखा हुआ है, तो आप में से कई लोग इसमें ऐसा करने की कोशिश करेंगे। A1 में बड़ा आसान है भाई, A1 बराबर 12 अपॉन M1 2 है तो ये लिख दिया, और A2 बराबर 12 अपॉन 4 लिख दिया, ठीक है। ये गलत आंसर है, ठीक है, ये गलत आंसर है। आप में से बहुत ने ऐसा लिखा होगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है वहाँ पे ये चीज़ें आती है, और इसमें उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लिख दिया क्योंकि भाई 2 इंटू ये यहाँ से 6 निकाल दिया आंसर और यहाँ से निकाल दिया 3। अब भाई ये गलत है। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये सही है, ठीक है। आप में से कई लोग कह रहे हो कि नहीं गलत है। तो इन सबको चेक करते हैं, अब उस ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, है ना, कि भाई फिज़िक्स स्पेशली मैकेनिक्स जो यांत्रिकी है ना, उसके लिए ऑब्जर्वेशन, अवलोकन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। F बराबर ma के हिसाब से बिल्कुल ठीक आना चाहिए था, बट सबसे पहले देखो भाई दोनों एक साथ चलना चाहिए ना। यहाँ पे देखो दोनों को कॉमन एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, क्योंकि m2 क्यों चल रहा है, क्योंकि m1 उस पर कुछ बल लगा रहा है, नहीं तो कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है। बट यहाँ तो दिख रहा है कि पहले को 6 मिल गया भाई, दूसरे को 3 मिला, ये हो ही नहीं सकता ना, दोनों साथ है, ये तेज कैसे भाग सकता है। बट साथ साथ ये फॉर्मूला भी तो सही होना चाहिए, उस फॉर्मूले से तो यही आ रहा है। तो ये काम यहाँ पे गलत है, और इसको कैसे समझेंगे, तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा और शार्प उसमें जा कर के समझना पड़ेगा आपको। तो F क्या है यहाँ पे, F कुल बाहरी बल है, कुल बाह्य बल, इसको अंग्रेजी में कहेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसको अंग्रेजी में आप नेट एक्सटर्नल फोर्स कहते हो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। और ये एक इंडिविजुअल पिंड के लिए भी वैलिड है, अकेले पिंड के लिए भी, और सिस्टम के लिए भी। सिस्टम मतलब उसको निकाय कहते हैं आप, ठीक है, निकाय को क्या कहेंगे, सिस्टम।
तो अब अगर यहाँ पे देखें तो F जो लगा है, तो हमने यहाँ पे क्या गलती की, ये 12 यूज़ कर लिया। 12 तो M1 पे लग रहा है भाई। इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आगे FVD आएगा, बट एक एक पॉइंट समझते जाएं हम लोग। भाई यहाँ तो 12, 12 तो M1 पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे M2 क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि M1 इस पे कुछ बल लगा रहा है। बात समझ आ रहा है? इसकी डिटेल पूरी एनालिसिस थर्ड लॉ के बाद भी समझ आनी, बट हमें अभी सिर्फ ये समझना है कि ये पूरा निकाय कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अगर मैं इसको एक निकाय मान लूँ, इन दोनों को मिला करके एक निकाय मान लूँ, मान सकते? तो अगर आपने इस दोनों को मिला के एक निकाय मान लिया, तो ये दोनों समान त्वरण ए से चलेगा, ठीक है। तो इस निकाय के बीच में जो फोर्स है ये आंतरिक इंटरनल फोर्स हो गया। बाह्य बल के नाम पे सिर्फ एफ है, बाह्य बल के नाम पे क्या है, सिर्फ एफ है। तो हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार ऐसा लिखना चाहिए, एफ बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। देखिएगा, मैं ये जो लेक्चर है मैं बिल्कुल वैसे बच्चों को टारगेट करके शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने शुरू करना है फिज़िक्स, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को फिज़िक्स आती होगी, तो आप बोर मत होइएगा, इसके बाद जो चीज़ें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक भी बिल्कुल जाएंगे, चाहे वो सूडो फोर्स हो, कंस्टेंट रिलेशन हो, कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अप टू एडवांस्ड, ठीक है। तो आप देखिएगा, एफ बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए लिख सकते। एफ कितना है 12, M1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू ए, तो ए कितना आ गया 12/6, तो ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्यों गलत हुआ समझ आ रहा है, और गलत पहले साइड में बिल्कुल नहीं लग रहा था यार, कैसे गलत होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए तो लिखा हुआ है हमने, तो ये चीज़ समझ आ गया। तो एक पॉइंट नेट एक्सटर्नल फोर्स पे ध्यान देंगे, ये समझ आएगा जब मैं एफ सिखाऊंगा, एकदम समझ आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आप में से कई बच्चों को डाउट आया होगा कि भाई आपने एफ इक्वल्स टू एम ए लिख दिया, बट इसमें वेट भी तो लग रहा है इसका, नहीं, जरूर आना चाहिए डाउट कि भाई इसमें इन दोनों का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वजह से भार भी तो होगा जो नीचे लगेगा। तब इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना है कि देखो, जब भी 90 पे दो चीज़ें हो, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जो अभिलंब वाले डायरेक्शन में जो घटक होता है वो शून्य होता है। मतलब x पे अगर कोई वेक्टर है तो उसको y से कोई मतलब नहीं और y को x से मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए, एफ एक्स मतलब x वाली कहानी अलग लिखनी है हमें, तो एफ एक्स बराबर एम ए एक्स, वाई बराबर कहानी अलग लिखनी है, एफ वाई बराबर एम ए वाई, और z वाली कहानी बिल्कुल अलग लिखनी है, एम ए जेड। इसका कहीं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्स वाला एक्स से है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन पे मूवमेंट था तो एक से काम चल गया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक दिशा की बात की गई है ना, जिधर बल है उधर ही मोमेंटम में चेंज होता है, और जिधर मोमेंटम में चेंज होगा उधर ही तो त्वरण होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें समझना है, तो देखते जाइएगा, इसको समझने की कोशिश। अब देखिए, जैसे हमने एक नत तल लिया, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ठीक है ना, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक पिंड रख दिया हुआ है, देखना, इंक्लाइन प्लेन और उस पर एक पिंड रख दिया। इंक्लाइन प्लेन समझते हैं ना, नत तल जो क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से कुछ कोण बना रहा होगा, ठीक है, जो शून्य से ऊपर है, ठीक है। ये मान लो थीटा दे दिया। अब ये घर्षण है नहीं, इस पर फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है ये, ठीक है। तो अब अगर इसको जैसे छोड़ देंगे आप यहाँ से, ये भागना शुरू कर देगा, किधर किधर भागेगा, ऐसा, ठीक है, इस तरफ चलना शुरू करेगा। अब आपसे कह रहा है कि भाई त्वरण निकाल दो, भागेगा ये तो पता है, ये ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बिना काम नहीं चलना, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, बस 1 मिनट का टाइम लूँगा मैं आपसे, ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। या फिर चलो इसको लेक्चर कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखना, ए से ये नीचे को भागेगा, अब ए चाहिए आपको, ठीक है। अब हमें सोचना है यार, इसमें फोर्स बाह्य बल आपने बताया कि कुल बाह्य बल लगेगा, वहीं से एक्सेलरेशन आता है, बाह्य बल तो दिख नहीं रहा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, वेट तो लग रहा है, किधर लगेगा, नीचे। तो अब वेट इधर लग रहा है और बॉडी चल रहा है इधर। अब ये दोनों सदिश है, तो जिधर बल है उधर ही, उस डायरेक्शन में ही क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए संवेग में, मतलब उधर ही त्वरण चाहिए, इधर त्वरण है नहीं। कहने का मतलब अब हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे बेहतरीन इसमें एक तरीका हो जाएगा, आप ये कर लो, एक एक्सिस इधर से खींच दो और एक अक्ष इधर से खींच दो,
लिख सकते। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ ये देखना, देखो बल इधर आ रहे हैं, लिख सकते ना, अगर हम लोग बल की बात करें तो वो इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, लिख सकते, देखिएगा ये बल इधर आ गया, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। तो मैंने कहा जैसा कि भी किसी भी सदिश का वाई घटक मतलब लंबवत घटक शून्य होता है, तो अगर ये इधर से चल रहा है तो वाई पे त्वरण कुछ भी नहीं है, वाई पे त्वरण क्या है, शून्य। नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी जाएंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब अभिलंब प्रतिक्रिया, अभी मैं सिर्फ फोर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब सिर्फ ये देखो कि भाई ये एक्स पे चल रहा है, एक्स पे चल रहा है मतलब हमारे को ए एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए एक्स कैलकुलेट करना है तो भाई फोर्स तो इधर है, तो फोर्स को खींच के इधर लाना पड़ेगा, तो खींच के लाने का मतलब रिजॉल्व करने वाले कहानी। तो ये मैंने आपको वेक्टर में बताया हुआ है, अभी आपने देखा नहीं है लेक्चर, अभी उसको मैं अपलोड करूँगा देखिएगा, बट यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कोई अगर फोर्स है या कोई भी वेक्टर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेक्टर की बात करें और ये थीटा कोण बन रहा है, तो एफ का जो एक्स घटक होगा, एक्स कॉम्पोनेंट होगा, वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और जो वाई घटक होगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। एक्स घटक एफ कॉस थीटा और वाई घटक क्या होगा, एफ साइन थीटा। मतलब जिधर थीटा बन रहा है उधर कॉस लिखना और उल्टा वाला क्या होगा, साइन लिखना। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ये आता कहाँ से, ये वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये थीटा है, तो यहाँ से देख सकते कि भी ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं आप ऐसा देखो ना, ये कोण अगर बन रहा है ये थीटा है, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये थीटा बनना चाहिए, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ये कौन क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग इसको थीटा दिखा सकते। तो बल का एक घटक इधर आएगा जो एम जी कॉस थीटा कहलाएगा, और एक घटक इधर आएगा जो एम जी साइन थीटा कहलाएगा। अब इसका दोनों घटक खत्म कर दिया, दोनों घटक लिख दिया, मतलब अब इसकी मान इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखो एक्स पे सिर्फ सोचो, वाई पे क्या है उसे मतलब ही नहीं है, मतलब एक्स पे अब इक्वेशन लिख रहे हैं गति के नियम से तो सिर्फ एक्स की बात करेंगे, वाई पे लिख रहे होते तो वाई की, जेड पे लिख रहे होते तो जेड की। गति का तृतीय नियम हो जाने दीजिए। अब सारे जितने भी है ना पुली, 3-4 पुली बंदर वाले क्वेश्चन, एच सी वर्मा जो भी पढ़ते हैं यूरोटोप, उन सबके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए ये थीटा यहाँ तक समझ आ रहा है। अब एक्स पे देखो, एक्स पे एक बल है, बाह्य बल कितना, एम जी साइन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर एम इंटू ए, तो एक्स पे बल कितना है, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, एम ए, एम एम कैंसिल हो गया तो ए कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। तो देखो दो चीज़ें, जिधर बल लग रहा है उधर भी त्वरण लिख सकते हैं, या जिधर त्वरण है वहाँ पे बल को लाना पड़ेगा, ये वाला समीकरण लिखने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे दो वस्तु एक साथ, दो पिंड एक साथ चल रहा था, तो इसमें हमें पता था कि बाह्य बल इस निकाय पे इतना है, दोनों पे बल लग रहा है, बट F बराबर जो 12 दिया था हमने वो इस निकाय पे था, इसलिए F बराबर दोनों के सम को A से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो थोड़े बहुत पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको, तो न्यूटन का प्रथम नियम समझ आया, द्वितीय नियम भी समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर मैं तुरंत अपलोड करूंगा, उसमें थर्ड लॉ होगा, थर्ड लॉ के बाद FBD, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको कहते हैं, है ना, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि मुक्त पिंड आरेख। अब इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं, तो FBD याद रखना, ठीक है। तब वो तमाम जितने क्वेश्चंस हैं ना, एक इंक्लाइन प्लेन है उसमें सूडो फोर्स लग रहा है, वो हर चीज़, 2 रस्सी है, 4 रस्सी है, सब कुछ कर पाएंगे। बट आप एक काम करना कि अगर आपको समझ आए, ठीक है, शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाए। जल्दी इसमें फिज़िक्स तो चल शुरू हो गया, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, दोनों ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो आप जितना फास्ट काम करेंगे, फास्ट काम करना है, पढ़ना है, समझना है, और अगर समझ आ रहा है तो इसको बाकी लोगों को भी दिखाना है, उसको भी समझाना है, ताकि वहाँ से हम लोग मोटिवेट हों, हमारी टीम मोटिवेट हो और हम लोग अच्छा कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत पहला प्रयास है, ठीक है। जो प्योर हिंदी में पढ़ते हैं, ये हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, बट हिंदुस्तान मतलब प्योर हिंदी में जो लोग हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बड़ा अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ कुछ काम आना नहीं है, अभी ये फैसिलिटी है, इसको ढंग से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक भी कर लीजिएगा, लाइक समझ आए तभी करना, ठीक है ना। गुड।